दूर एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक बेटी थी सुलेखा। वो जैसी सुंदर और हंसमुख थी वैसे ही दयालु और समझदार थी। हालांकि वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन बाप बेटी दोनों ही सबका मदद करते फिरते थे। एक बार उस गांव में एक बड़ा सा सरकारी बिल्डिंग बनने वाला था। उसी काम का देखरेख करने के लिए मयंक नाम का एक इंजीनियर लड़का शहर से उस गांव में आता है। एक दिन सुबह मयंक जब अपना जीप लेकर प्रोजेक्ट एरिया में जा रहा था, तब रास्ते में उसे सुलेखा दिखाई दी। खेतों के सामने कुछ बकरियों के साथ खेल रही थी। पहली नजर में ही मयंक को सुलेखा से प्यार हो जाता है। कितनी प्यारी है ये लड़की, एकदम फूल जैसी। कौन है ये? गांव छोटा सा ही था, इसलिए थोड़ी खबर लेने के बाद मयंक को पता चलता है कि वो इसी गांव के एक गरीब किसान मनोहर की बेटी सुलेखा है। रास्ते में आते जाते मयंक लगभग हर दिन ही सुलेखा को देख पाती थी और हर दिन ही सुलेखा किसी न किसी की मदद करती हुई दिखाई देती थी। सुलेखा की मुस्कुराता चेहरा और दयालु स्वभाव मयंक का दिल पूरी तरह से जीत लिया। मयंक ने ठान ली कि शादी करेगा तो सिर्फ सुलेखा से ही। इतने में एक दिन मयंक की माँ सरिता का फोन आता है। बेटा सुन, तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बड़े घर की एक लौती लड़की है, देखने में भी सुंदर है। मैं ये रिश्ता पक्का कर देती हूँ। लेकिन माँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, कौन है वो? लड़की कहाँ रहती है? उसके पिता क्या करते हैं? दहेज में क्या देंगे? उसका नाम सुलेखा है। मैं जिस गांव में आया हूँ वह उसी गांव की रहने वाली है, किसान की बेटी है। और बात है दहेज की, तो माँ, मैं दहेज लेकर शादी करने के खिलाफ हूँ। तो मैं उससे बिना दहेज के ही शादी करूँगा। उसकी माँ थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। बेटे का ये सब बात सुनकर तो मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि आज ही उसके बेटे के लिए एक अमीर घर से रिश्ता मिला था। सरिता बहन, आपके बेटे के लिए एक अमीर घर का रिश्ता लाया हूँ। दहेज में वो लोग भर भर के सोना देने वाले हैं और 5 लाख नगद भी देना चाहते हैं वो लोग। पंडित की बात याद करके सरिता के चेहरे पर मायूसी छा गई, मगर बेटे को मना करने से नतीजा उल्टा हो सकता था। ये सोचकर सरिता ने कहा, बेटा तुम शहर में रहने वाली और वो कहाँ गांव की? बस माँ, मैंने कह दिया, अब मैं उसी से शादी करूँगा। अगले दिन ही मयंक सुलेखा के पिता मनोहर से अपनी शादी की बात करने जाता है। काका, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। मैं एक सरकारी इंजीनियर हूँ, आपकी बेटी को सुखी रखूंगा। मुझे इजाजत दीजिए काका। लेकिन बेटा, तुम्हारे माता पिता? पिताजी तो है नहीं, माँ है, पर वो यहाँ अभी नहीं आ पाएगी। मैं ही शादी करके सुलेखा को अपने घर लेकर चला जाऊंगा। अगर आप राजी हो तो तैयारी शुरू कर दूं? मनोहर कुछ दिन सोचता है, खोज खबर लेता है, उसके बाद राजी हो जाता है और कुछ ही दिनों में सुलेखा और मयंक की शादी हो जाती है। शादी के बाद मयंक सुलेखा को लेकर अपने घर लौट आता है। मयंक की माँ सुलेखा को देखकर मन ही मन जल भुन जाती है। पता नहीं मेरे बेटे को इस लड़की में क्या दिखा है। इतने अमीर घर की लड़की का रिश्ता ठुकरा कर इस लड़की के चक्कर में है। इसी लड़की की वजह से लाखों की लक्ष्मी मैं घर ला नहीं पाई। चलो कोई नहीं, अब मैं इसे बताती हूँ कि ससुराल किसे कहते हैं। इसे मैं इतना सताऊंगी कि ये खुद ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी और मैं अपनी बेटे का फिर से कोई लखपति की बेटी के साथ शादी करवा दूंगी। फिर सरिता अपनी बहू सुलेखा से कहती है, अरे बहू, अंदर आओ। फिर मयंक और सुलेखा घर के अंदर चले जाते हैं और अगले सुबह से ही शुरू हो जाता है सरिता का अत्याचार। ए सुलेखा बहू, ओ सुलेखा बहू, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, नाश्ता बनाओ। हाँ माँ जी, आई, अभी बनाती हूँ। नाश्ता करके मयंक ऑफिस चला जाता है।
सुलेखा अपने कमरे में आराम करने जा ही रही थी, तभी उसकी सास उसे कहती है, ओ महारानी, कहाँ जा रही हो? ये कपड़े कौन धोएगा? तुम्हारे पिता ने कोई वॉशिंग मशीन नहीं दिया है जो आराम करने चली। सारे कपड़े हाथों से धोने होंगे। माँ जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? ऐसे ना बात करूँ तो क्या करूँ? तुम्हारे पिता ने कौन सा महल दिया है तुम्हें जो राज करेगी? घर का सारा काम खत्म कर जाकर पूरे घर का साफ सफाई, कपड़े धोना, ये सब खत्म करके खाना तैयार रखना। मैं पड़ोसी के घर होकर आती हूँ। सुलेखा कुछ नहीं कहती और सारा काम चुपचाप खत्म करती है। रात को जब मयंक काम से घर लौटता है, तब सुलेखा उसे सारी बात बताती है। सब सुनकर मयंक कहता है, सुलेखा, माँ थोड़ी कड़क मिजाज की है, तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा। समय के साथ जब वह तुम्हें पहचानने लगेगी तो वह भी तुमसे प्यार करने लगेगी। हाँ, मैं समझ रही हूँ। मैं माँ जी को इतना प्यार दूंगी कि वो मुझे जल्दी ही अपनी बेटी मानने लगेगी। अगले सुबह फिर से सरिता उसे टॉर्चर करने लगी। साफ किया हुआ घर में दोबारा कचरा फैलाकर सुलेखा को कहती है साफ करने के लिए। बेचारी सुलेखा साफ करते करते एकदम थक गई, फिर भी अपनी सास को कुछ भी नहीं कहती। उस दिन रात को जब सुलेखा खाना बनाकर किचन से बाहर आई, तब सरिता चुपके से किचन में घुसकर सब खाने में बहुत सारा लाल मिर्च डालकर सब खाना खराब कर देती है। रात को जब सब खाने बैठते हैं, अरे जल गया रे, ये खाना है? कैसे नालायक बहू मिला है मुझे। पता नहीं बेटा, इस करम जली में तुझे क्या दिख गई? सुलेखा, खाना तो हद से ज्यादा तीखा है, ऐसा क्यों किया? मैंने तो खाना रोज के ही तरह बनाई थी, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। ये लड़की घर संभाल नहीं सकती। अपने माई के छोड़ के आओ इसे, वरना पछताओगे। माँ के जाने के बाद मयंक कहता है, सुलेखा, मुझे पता है ऐसा खाना तुमने नहीं बनाया, इसमें शायद माँ का ही हाथ है, पर तुम धीरज रखो, माँ का मन जरूर बदलेगा। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। बेचारी सुलेखा भी अब परेशान होने लगी थी। इतने में एक दिन मयंक को कुछ काम से 3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ता है। तब उसकी माँ सुलेखा के साथ और बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती है। अरे महारानी, बहुत आराम कर लिया अब तूने, और बहुत काम करवा लिया अब मैंने। चल अब अपने पिता के पास जाकर 10,000 रुपए मांग कर ले आ, तब जाकर तू इस घर में रह पाएगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? मेरे पिताजी तो बहुत गरीब है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, गरीब है इसलिए ही तो मेरे बेटे पर दौड़े डाली थी। बस माँ जी, मैं और कितना बर्दाश्त करूँ? आप मुझे इतना कुछ कैसे बोल सकते हैं? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है माँ जी। अच्छा, अब तू मेरे ऊपर आवाज उठाएगी? रुक, बताती हूँ। तभी सरिता अपनी बहू को मारना शुरू कर देती है। बेचारी सुलेखा सब कुछ बिना आवाज किए बर्दाश्त कर लेती है। सुलेखा को काफी मारने के बाद उसके सास जब गुस्से में जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तभी अचानक सरिता की पैर फिसलकर सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? अब मैं क्या करूँ? सुलेखा जैसे तैसे करके अपनी सास को लेकर अस्पताल आ जाती है और डॉक्टर फौरन इलाज करना शुरू कर देता है। फिर डॉक्टर सुलेखा से कहता है, आपकी माँ के शरीर से काफी खून निकल चुका है, तुरंत ही उसे खून देने की जरूरत है। डॉक्टर, इस ग्रुप का खून तो मेरे शरीर में भी है, अब मेरा खून ले लीजिए। तब डॉक्टर सुलेखा के शरीर से खून लेकर उसकी सास के शरीर में देता है। उसकी सास की हालत बहुत ही बुरी थी, लेकिन धीरे धीरे सरिता की हालत में सुधार आती है और कुछ ही दिनों में उसकी छुट्टी हो जाती है। जब मयंक सरिता को घर ले जाने आया, तब सरिता डॉक्टर से कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद तो आपकी हिम्मत वाली बहू को दीजिए, वो अकेले आपको यहाँ समय पर लेकर आई और इतना ही नहीं, अपना खून देकर आपकी जान बचाई। जरा सी भी देर हो जाती तो आपकी जिंदगी को खतरा था। डॉक्टर की बात सुनकर सरिता को मन ही मन अपनी गलतियों पर बहुत ही पछतावा होती है। घर लौटने के बाद सुलेखा सरिता की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसकी सास फिर से अच्छी हो जाती है। एक दिन
वो अपनी बहू से कहती है, मुझे माफ कर दे बेटी, तेरी जैसी बहू मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलती। आप माफी मत मांगिए, आप मेरी माँ जैसी है। तो अब बोलो माँ, मिली ना तुम्हें लाखों की बहू? लाखों की नहीं बेटा, करोड़ों की बहू मिली है मुझे। ये कहकर सरिता अपनी बहू को गले लगा लेती है। तब से सरिता सुलेखा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी।